रोमियो जूलियट क्लॉज है क्या? आइए इस पे चर्चा करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में एक संवेदनशील मुद्दा चलता रहता है, जिस मुद्दे पर चर्चा करना शर्म की बात कही जाती है। खैर, जिन चीज़ों से हर युवा गुजरता है, उन्हीं चीज़ों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसको लेकर अब अपनी बातों को आगे बढ़ाए। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और ये तय करने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में जो भौगोलिक स्थिति है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पॉस्को अधिनियम, जिसे हम पॉस्को एक्ट कहते हैं, में रोमियो जूलियट खंड जोड़ने पर विचार करने का आग्रह किया है। रोमियो जूलियट है कौन या रोमियो जूलियट होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि रोमियो जूलियट जैसी स्टोरी आपने कभी सुनी होंगी। आपको बता दें कि जोड़ने पर विचार करने का आग्रह यदि किया है तो क्यों किया है। उम्र में छोटे और सहमति से बने प्रेम संबंधों, जैसे कोई बच्चा 16 साल 17 साल का है, ऐसे बच्चों के बीच में या किशोरों के बीच में, बच्चे नहीं कहेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर रहा है तो उसे हम किशोर की श्रेणी में डालते हैं, किशोरा अवस्था में लेते हैं। तो इन्हें आपराधिक मामलों से बचाने के लिए, यानी कि अगर इनसे किसी भी प्रकार से संबंध बन जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से फंसाया न जा सके, यानी कि आपराधिक मामलों से बचाना, क्योंकि अक्सर परिवारों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। यह खंड उम्र में एक निश्चित अंतर, जैसे 2-3 साल पर आधारित होगा और गैर शोषणकारी रिश्तों को छोड़ देगा। हालांकि यह अभी तक कानून नहीं बना है, यानी कि किसी भी प्रकार से भारत में कानून नहीं है। इस पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से सुझाव दे रहा है। रोमियो जूलियट खंड क्या है, अगर इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो यह एक कानूनी प्रावधान है जो सहमति से बने ऐसे रिश्तों को आपराधिक कार्रवाई से बचाता है जहां दोनों पक्ष किशोर हों, यानी कि एडोलसेंट हों, और उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, यानी कि 2-3 साल का अंतर हो। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पॉस्को अधिनियम का अक्सर दुरुपयोग होता है और इसने सरकार से इस खंड को जोड़ने को कहा है, ताकि ऐसे सच्चे प्रेम संबंधों को कठोर दंड से बचाया जा सके। नाबालिगों के बीच गैर शोषणकारी सहमति वाले रिश्तों को कानून के तहत अपराध मानने से रोकना, जो अक्सर परिवारों द्वारा इज्जत या प्रतिशोध के लिए दर्ज कराए जाते हैं। ये उद्देश्य बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि यानी कि जलन से, द्वेष से या प्रतिशोध की भावना से किसी के ऊपर गलत मुकदमा ना दायर हो पाए। यदि कोई 17 वर्षीय लड़का और 18 वर्षीय लड़की सहमति से रिश्ता रखते हैं तो अदालतें इस खंड के तहत अधिक उदार रुख अपना सकती हैं, जबकि जबरदस्ती या बड़े उम्र के अंतर के मामलों में कानून अपना काम करेगा। यह एक सुझाव है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद ही लागू किया जाएगा। यह अभी तक कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश नहीं है, बल्कि अदालत का एक मार्गदर्शन है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार को सुझाव दे सकती है, लेकिन ये भी आप जानिए कि सुझाव को मानना केंद्र सरकार के अपने विवेक पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार माने या न माने, वो उसकी अपनी खुद की मन मर्जी नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी अपनी मर्जी होती है या उसके अपने जो भी विचार होते हैं। रोमियो जूलियट कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको देते हैं, क्योंकि रोमियो जूलियट क्लॉज का मकसद यह होता है कि अगर दो नाबालिग लड़का लड़की लगभग एक ही उम्र के हैं और उनका रिश्ता आपसी सहमति से है तो उन्हें बाल संरक्षण कानूनों के तहत अपराधी न माना जाए। इस कानून का नाम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से लिया गया है, जो प्रतिद्वंदी परिवारों के 2 युवा इतालवी प्रेमियों की कहानी है। मैं उस कहानी को अभी आपको बताऊंगा आगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि रोमियो जूलियट क्लॉज, यह कानून सबसे पहले अमेरिका में लाया गया, क्योंकि वहां देखा गया कि आपसी सहमति से रिश्तों में रहने वाले किशोरों को भी बलात्कार जैसे अपराधों में फंसा दिया जाता था, जो गलत था। अब भारत में भी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ऐसे मासूम किशोरों को पॉस्को जैसे सख्त कानून से बचाया जाए। यदि 2 किशोर आपस में संबंध में हैं और उनके बीच उम्र का अंतर एक निश्चित सीमा के भीतर आता है, तो आमतौर पर 2 से 5 वर्ष के बीच होता है, तो कानून के तहत उन पर मुकदमा
नहीं चलाया जाएगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार कम से कम 16 वर्ष की आयु के किशोर और अधिकतम 3 वर्ष के आयु अंतर वाले किशोर के बीच संबंध होने पर आपराधिक आरोप नहीं लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों का इस्तेमाल केवल बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि किशोरों के बीच वास्तविक सहमति से बने संबंधों के मामले में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार अक्सर इन संबंधों का विरोध करते हैं और कई मामलों में किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं। 1940 के दशक से यानी 70 वर्षों से अधिक समय से भारत में लड़कियों के लिए सहमति की कानूनी उम्र 16 वर्ष थी। 2012 में जब सरकार ने पॉस्को अधिनियम पारित किया तो उसने सभी के लिए सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। 18 वर्ष की नई उम्र संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC 1990 के अनुरूप है, जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है। इसी प्रकार आगे के क्रम में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार सहमति की परवाह किए बिना 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ कोई भी यौन गतिविधि वैधानिक बलात्कार मानी जाती है। NGO एनफोल्ड इंडिया के अनुसार असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पॉस्को के सभी मामलों में से लगभग 24.3% किशोरियों के थे जो आपसी सहमति से बने संबंधों में शामिल थे, और इनमें से 80.2% मामले लड़कियों के माता पिता द्वारा उनके साथ रहने का विरोध दर्ज करते हुए किए गए थे। यानी कि 100 में से 80 मामले एक तरह से विद्वेष या एक तरह से विरोध की भावना में दर्ज कराए गए थे। ऐसी परिस्थिति में भले ही लड़की ने सहमति दी हो, लड़के पर अक्सर वैधानिक बलात्कार का आरोप लगाया जाता है। लड़की को स्वतः ही पीड़ित मान लिया जाता है, जो कानूनी रूप से सहमति देने का अधिकार नहीं रखती है। आइए आपको हम रोमियो एंड जूलियट का एक विस्तृत कथासार सुनाते हैं। ये जो कथासार हम आपको सुना रहे हैं, ये लिटरेसी लैटिट्यूड वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो अंग्रेजी कहानी का एक हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। यानी कि इसकी मूल प्रति अंग्रेजी है और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित है ये रोमियो एंड जूलियट विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक मानी गई है। यह नाटक प्रेम, द्वेष, भाग्य और समाज के दबाव जैसे शाश्वत विषयों पर प्रकाश डालता है। 16वीं सदी के अंत में लिखा गया यह नाटक आज भी अपनी भावनात्मक गहराई, नाटकीयता और काव्यात्मक भाषा के लिए जाना जाता है। यानी कि इसकी काव्यात्मक भाषा हो जाती है। यह नाटक इटली के खूबसूरत शहर वेरोना में स्थापित है। वेरोना शहर में दो प्रतिष्ठित परिवार मोंटेग्यू और कैपुलेट पीढ़ियों से चले आ रहे एक भयंकर द्वेष में उलझे हुए हैं। यह द्वेष इतना गहरा है कि मामूली बातों पर भी दोनों परिवारों के सदस्य सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक रूप से भिड़ जाते हैं। नाटक की शुरुआत वेरोना के सार्वजनिक चौक पर एक झगड़े से होती है। कैपुलेट परिवार के नौकर सैमसन और ग्रेगरी मोंटेग्यू परिवार के नौकरों को उकसाते हैं। जल्द ही दोनों परिवारों के बीच तलवारें निकल आती हैं। एक हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है। बेनवोलियो मोंटेग्यू परिवार का एक शांति प्रिय युवक लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइबाल्ट कैपुलेट परिवार का एक गुस्सैल और लड़ाकू युवक आता है और झगड़े को और बढ़ा देता है। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कैलस हस्तक्षेप करते हैं और दोनों परिवारों को भविष्य में शांति भंग करने पर मृत्यु दंड की चेतावनी भी देते हैं। इस झगड़े के बाद हमें रोमियो और मोंटेग्यू से मिलवाया जाता है, जो उदास और दुखी है। उसके पिता लॉर्ड मोंटेग्यू और बेनवोलियो उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। रोमियो बताता है कि वह रोसलिन नाम की एक युवती से प्रेम करता है, लेकिन वह प्रेम में रुचि नहीं रखती है और उसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है। काउंट पेरिस एक धनी और प्रतिष्ठित युवक लॉर्ड कैपुलेट से उसकी बेटी जूलियट से शादी करने की अनुमति मांगता है। लॉर्ड कैपुलेट पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि जूलियट अभी बहुत छोटी है, केवल 13 वर्ष की है, लेकिन वह पेरिस को उस रात कैपुलेट परिवार द्वारा आयोजित एक शानदार दावत में आने और जूलियट को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि पेरिस को जूलियट को जीतने की कोशिश करनी चाहिए और यदि जूलियट भी उसे पसंद करती है तो वह शादी के लिए सहमत होंगे। लॉर्ड कैपुलेट अपने नौकर को दावत के लिए मेहमानों की सूची देने और उन्हें निमंत्रण देने के लिए कहते हैं। रोमियो और बेनवोलियो उस नौकर से मिलते हैं जिसे पढ़ना नहीं आता है। रोमियो नौकर की मदद करता है और गलती से निमंत्रण सूची पढ़ लेता है,
जिसमें रोसलिन का नाम भी शामिल होता है। लेडी कैपुलेट और नर्स जूलियट के साथ उसकी शादी के बारे में बात करती है। लेडी कैपुलेट जूलियट को बताती है कि पेरिस उससे शादी करना चाहता है और उसे उस रात दावत में पेरिस को ध्यान से देखने के लिए कहती है ताकि वह तय कर सके कि वह उसे पसंद करती है या नहीं। नर्स, जिसने जूलियट को पाला है और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, भी पेरिस की प्रशंसा करती है और जूलियट को उसे एक अच्छा पति बताती है। जूलियट अपनी माँ और नर्स को बताती है कि वह कभी या अभी शादी के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करेगी और पेरिस को दावत में देखने के लिए तैयार है। रोमियो बेनवोलियो और मर्कुटियो कैपुलेट के घर जा रहे हैं। वे कैपुलेट की दावत में बिना बुलाए मेहमान के रूप में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं। रोमियो अभी भी रोसलिन के बारे में उदास है और दावत में जाने के लिए उत्साहित नहीं है। मर्कुटियो उसे अपनी उदासी से बाहर निकलने और दावत का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह रानी मॉब के बारे में एक प्रसिद्ध भाषण देता है, एक काल्पनिक परी जो लोगों के सपनों को प्रभावित करती है। रोमियो को पूर्वाभास होता है कि दावत में जाने से कुछ बुरा होने वाला है, संभवतः उसकी मृत्यु, लेकिन वह भाग्य के आगे झुक जाता है और अपने दोस्तों के साथ कैपुलेट के घर में घुसपैठ करने के लिए आगे बढ़ता है। कैपुलेट की शानदार दावत चल रही है। लॉर्ड कैपुलेट मेहमानों का स्वागत करते हैं और नृत्य शुरू करते हैं। रोमियो को जूलियट दूर से दिखाई देती है और वह उसकी सुंदरता से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह रोसलिन को पूरी तरह से भूल जाता है। वह जूलियट की सुंदरता की तुलना एक चमकदार मसाल, एक कीमती रत्न और एक सफ़ेद कबूतर से करता है। टाईबॉल्ट रोमियो की आवाज़ पहचान लेता है और उसे मोंटेग्यू के रूप में पहचान लेता है। वह रोमियो की घुसपैठ पर क्रोधित होता है और उसे पकड़ने और मारने की कसम खाता है। लॉर्ड कैपुलेट टाईबॉल्ट को शांत करते हैं और कहते हैं कि रोमियो एक सम्मानित युवक है और उसे दावत में शांति से रहने देना चाहिए। लॉर्ड कैपुलेट नहीं चाहते कि दावत में झगड़ा हो। टाईबॉल्ट गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन अपने चाचा की आज्ञा का पालन करता है और अपनी नाराजगी को दबा लेता है। रोमियो जूलियट के पास जाता है और उससे बात करता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति तत्काल आकर्षण महसूस करते हैं। वे प्यार के बारे में काव्यात्मक भाषा में बात करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। नर्स जूलियट को बुलाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ उससे बात करना चाहती हैं। रोमियो को पता चलता है कि जूलियट कैपुलेट परिवार की है। जूलियट नर्स से रोमियो के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वह मोंटेग्यू परिवार का है। रोमियो और जूलियट दोनों यह जानकर परेशान हो जाते हैं कि वे दुश्मन परिवारों से हैं। जूलियट प्रसिद्ध रूप से कहती है, मेरा एकमात्र प्यार मेरी एकमात्र घृणा से उत्पन्न हुआ है। बहुत जल्दी मैंने तुम्हें बिना जाने देखा और बहुत देर से तुम्हें जाना। माई ओनली लव sprung from my only hate, too early seen, unknown and known too late। कोरस फिर से दर्शकों को संबोधित करता है और बताता है कि रोमियो का रोसलिन के लिए प्रेम अब खत्म हो गया है और अब वह जूलियट के लिए प्यार महसूस करता है। दोनों प्रेमियों के लिए बाधाएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जुनून और अवसर उन्हें मिलेंगे। रोमियो अपने दोस्तों बेनवोलियो और मर्कुटियो से अलग हो जाता है और कैपुलेट के बगीचे में कूद जाता है। बेनवोलियो और मर्कुटियो रोमियो को पुकारते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वे सोचते हैं कि रोमियो अभी भी रोसलिन के बारे में उदास है और उसे ढूंढने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। यह प्रसिद्ध बालकनी दृश्य है। रोमियो को कैपुलेट के बगीचे में छिप जाता है और जूलियट को खिड़की पर देखता है, यानी कि बगीचे में छुपा हुआ जूलियट खिड़की पर जूलियट को देखता है, यानी कि रोमियो जूलियट को बगीचे में से छिपकर देखता है। जूलियट सोचती है कि रोमियो को मोंटेग्यू परिवार का नाम क्यों मिला है और वह चाहती है कि वह अपना नाम बदल ले या वह अपना नाम बदलने के लिए तैयार है। रोमियो छिपने से बाहर आता है और जूलियट की बात सुन रहा था। रोमियो जूलियट से कहता है कि वह अपना नाम बदलने के लिए तैयार है यदि उसका नाम उसके लिए एक बाधा है। वे दोनों प्यार की कसम खाते हैं और अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। जूलियट रोमियो से कहती है कि वह अगले दिन सुबह उसे संदेश भेजेगी और वह तय करेगी कि वे कब और कहाँ शादी कर सकते हैं।
कहानी आगे बढ़ती है और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब मामला क्रिटिकल हो जाता है। रोमियो सुबह जल्दी फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है, जो एक फ्रांसिस्कन पुजारी और रोमियो का विश्वास पात्र है। रोमियो फ्रायर लॉरेंस को जूलियट के लिए अपने प्यार के बारे में बताता है और उनसे तुरंत उनकी शादी का अनुरोध करता है। फ्रायर लॉरेंस पहले रोमियो के जल्दबाजी में प्यार में पड़ने और रोसलीन को तुरंत भूल जाने के लिए आलोचना करते हैं, लेकिन फिर रोमियो और जूलियट की शादी कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह शादी शायद मोंटेगू और कैपुलेट परिवारों के बीच के द्वेष को खत्म करने में मदद करेगी। बेनवोलियो और मर्कुटियो रोमियो को ढूंढ रहे हैं। टाइबाल्ट ने रोमियो को एक पत्र भेजा है, संभवतः उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। मर्कुटियो टाइबाल्ट की लड़ाई कौशल का मजाक उड़ाता है। रोमियो आता है। अब खुश और उत्साहित मर्कुटियो और बेनवोलियो रोमियो के मूड में बदलाव पर हैरान है। रोमियो मर्कुटियो और बेनवोलियो के साथ मजाक करता है और बुद्धि के खेल में शामिल होता है। नर्स रोमियो को ढूंढती है। रोमियो नर्स को बताता है कि जूलियट आज दोपहर को फ्रायर लॉरेंस के सेल में शादी के लिए आएगी। वह नर्स को जूलियट को बताने के लिए कहता है कि रोमियो के दोस्त नर्स के पीछे दीवार के पास इंतजार करेंगे और नर्स को सीढ़ी लाने के लिए कहता है ताकि रोमियो रात में जूलियट के कमरे में जा सके। रोमियो नर्स को पैसे भी देता है। जूलियट नर्स के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नर्स 3 घंटे बाद वापस आती है, थकी हुई और हाँफ रही है, और जूलियट को रोमियो के संदेश के बारे में तुरंत नहीं बताती। नर्स जूलियट को चिढ़ाती है और अपनी पीठ दर्द और सिर दर्द के बारे में शिकायत करती है। अंत में नर्स जूलियट को रोमियो का संदेश बताती है। जूलियट को फ्रायर लॉरेंस के सेल में जाना चाहिए और वहाँ उसकी शादी रोमियो से होगी। नर्स जूलियट को सीढ़ी लाने के लिए कहती है ताकि रोमियो रात में उसके कमरे में जा सके। रोमियो फ्रायर लॉरेंस के साथ जूलियट का इंतजार कर रहा है। फ्रायर लॉरेंस आशा करते हैं कि यह जल्दबाजी में किया गया कार्य खुशहाल अंत देगा, लेकिन आगे क्या होता है आइए जानते हैं। जूलियट आती है। रोमियो और जूलियट अपने प्यार का इजहार करते हैं। फ्रायर लॉरेंस दोनों की शादी करा देते हैं। मर्कुटियो बेनवोलियो दोस्त और अन्य मॉन्टेग्यू चौक पर हैं। ये सार्वजनिक चौक होता है। टाइबाल्ट आता है और रोमियो को ढूंढ रहा है। रोमियो आता है, अब जूलियट से शादी कर चुका है और कैपुलेट परिवार को अपना परिवार मानता है। टाइबाल्ट रोमियो को उकसाता है और उसे गुंडा कहता है। रोमियो जूलियट के साथ अपने गुप्त विवाह के कारण अब टाइबाल्ट से लड़ना नहीं चाहता है। वह कहता है कि उसके पास टाइबाल्ट से प्यार करने का कारण है, लेकिन वह उसे कारण नहीं बताएगा। मर्कुटियो रोमियो के अपमानजनक और नीच आत्मसमर्पण से क्रोधित होता है और टाइबाल्ट से लड़ने के लिए आगे आता है। रोमियो मर्कुटियो और टाइबाल्ट के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबाल्ट मर्कुटियो को रोमियो के नीचे से वार करके मार देता है। मर्कुटियो मरते हुए प्रसिद्ध रूप में कहता है, दोनों घरों पर एक महामारी, मैं तुम्हारी कीड़े पकड़ूंगा। और रोमियो मर्कुटियो की मृत्यु से क्रोधित होता है। वह महसूस करता है कि उसका प्यार उसे कमज़ोर बना दिया है। टाइबाल्ट वापस आता है और रोमियो टाइबाल्ट से बदला लेने के लिए लड़ता है और उसे मार डालता है। बेनवोलियो राजकुमार और मॉन्टेगू और कैपुलेट परिवारों के प्रमुखों के साथ आता है। बेनवोलियो राजकुमार को पूरी लड़ाई की कहानी बताता है, मर्कुटियो की मृत्यु और टाइबाल्ट की हत्या के बारे में। लेडी कैपुलेट राजकुमार से मॉन्टेग्यू को मौत की सजा देने की मांग करती है। राजकुमार मर्कुटियो के अपने रिश्तेदार होने के कारण रोमियो को वेरोना से निर्वासित करने का फैसला करते हैं। यदि रोमियो वेरोना में वापस आता है तो उसे मार दिया जाएगा। जूलियट रोमियो के आने का बेसब्री से एक बागीचे में इंतजार कर रहा है। नर्स आती है और व्याकुल दिखती है। नर्स रोती है और कहती है, वह मर गया है, वह मर गया है, वह मर गया है। ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड। जूलियट सोचती है कि नर्स रोमियो की मृत्यु की खबर ला रही है, लेकिन नर्स वास्तव में टाइबाल्ट की मृत्यु के बारे में रो रही है। नर्स कहती है टाइबाल्ट चला गया और रोमियो निर्वासित हो गया। जूलियट के लिए टाइबाल्ट की मृत्यु की खबर से ज़्यादा रोमियो के निर्वासन की खबर दुखद है। वह कहती है रोमियो का निर्वासन 10,000 टाइबाल्ट को मार डालेगा। जूलियट अपने पति रोमियो के निर्वासन के लिए विलाप करती है। नर्स जूलियट को बताती है कि रोमियो फ्रायर लॉरेंस के सेल में छिपा हुआ है। जूलियट नर्स को रोमियो को ढूंढने और उसे अलविदा कहने के लिए एक अंगूठी देने के लिए कहती है। फ्रायर लॉरेंस का एक सेल है, वहाँ का दृश्य चलता है।
फ्रायर लॉरेंस रोमियो को निर्वासन की सजा सुनाते हैं। रोमियो निर्वासन को मृत्यु से भी बदतर मानता है क्योंकि वेरोना के बाहर कोई दुनिया नहीं है। वह जूलियट से अलग होने के विचार से ही निराशा में डूब जाता है। नर्स आती है और रोमियो को बताती है कि जूलियट उसके लिए रो रही है। रोमियो जूलियट के लिए इतना दुखी होता है कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस उसे रोक लेते हैं। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को फटकारते हैं और उसे तर्कसंगत होने के लिए कहते हैं। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को बताते हैं कि वह केवल निर्वासित हुआ है, मृत्युदंड नहीं दिया गया है और उसे आभारी होना चाहिए। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को सलाह देते हैं कि वह रात को जूलियट के पास जाए, सुबह होने से पहले वेरोना से भाग जाए और मंटुआ में रहे जब तक कि फ्रायर लॉरेंस दोनों परिवारों के बीच शांति बनाने और राजकुमार से रोमियो की माफ़ी मंगवाने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को यह भी बताते हैं कि उसका नौकर उसे मंटुआ में खबरें देगा। रोमियो फ्रायर लॉरेंस की योजना से थोड़ा शांत होता है। नर्स रोमियो को जूलियट की अंगूठी देती है। रोमियो जूलियट को अलविदा कहने के लिए कैपुलेट के घर जाने की तैयारी करता है। लॉर्ड कैपुलेट, लेडी कैपुलेट और पेरिस बात कर रहे हैं। दुखी टाइबॉल्ट की मौत के कारण लॉर्ड कैपुलेट ने शुरू में सोचा था कि जूलियट से पेरिस की शादी में देरी करनी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। वह पेरिस को खुश करने के लिए और जूलियट के दुख को खुशी में बदलने की उम्मीद में पेरिस से जूलियट की शादी तय करने का फैसला करते हैं। लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि शादी अगले गुरुवार को होगी, लेकिन बाद में कहते हैं कि यह और भी जल्दी होगी। अगले दिन बुधवार को पेरिस शादी के लिए बहुत खुश हुए। लॉर्ड कैपुलेट लेडी कैपुलेट को जूलियट को यह खबर बताते हैं या बताने के लिए कहते हैं। जूलियट का कमरा होता है। रोमियो और जूलियट ने एक रात साथ बिताई है। रोमियो को सुबह भागना होगा। पक्षी गाता है। जूलियट चाहती है कि यह बुलबुल हो जो रात में गाता है, न कि लार्क जो सुबह गाता है। जूलियट चाहती है कि रोमियो अभी रुके, लेकिन रोमियो को जाना होगा। वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। रोमियो खिड़की से नीचे उतरता है और चला जाता है। लेडी कैपुलेट जूलियट के कमरे में आती है। लेडी कैपुलेट सोचती है कि जूलियट अभी भी टाइबॉल्ट की मौत के लिए रो रही है। लेडी कैपुलेट जूलियट को बताती है कि उसे एक खुश खबर है। लॉर्ड कैपुलेट ने पेरिस से जूलियट की शादी तय कर दी है और शादी अगले गुरुवार को होगी, लेकिन फिर लॉर्ड कैपुलेट ने इसे और भी जल्दी कर दिया। कल बुधवार को जूलियट शादी करने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी भी टाइबॉल्ट के लिए रो रही है और वह पेरिस से शादी नहीं करना चाहती। लॉर्ड कैपुलेट क्रोधित हो जाते हैं। जब जूलियट शादी से इनकार करती है, लॉर्ड कैपुलेट जूलियट को धमकी देते हैं कि यदि वह पेरिस से शादी नहीं करती है तो उसे त्याग देंगे और उसे घर से बाहर निकाल देंगे। लेडी कैपुलेट भी जूलियट को त्याग देती है। नर्स जूलियट को पेरिस से शादी करने की सलाह देती है और कहती है कि पेरिस रोमियो से बेहतर है क्योंकि रोमियो अब निर्वासित हो गया है और वे कभी रोमियो को नहीं देख पाएंगे। जूलियट नर्स की सलाह से निराश होती है और महसूस करती है कि नर्स ने उसे धोखा दिया है। जूलियट निर्णय लेती है कि वह मदद के लिए फ्रायर लॉरेंस के पास जाएगी। यदि फ्रायर लॉरेंस उसकी मदद नहीं कर सकते तो जूलियट आत्महत्या कर लेगी। फ्रायर लॉरेंस और पेरिस शादी के लिए योजनाओं पर बात कर रहे हैं। जूलियट फ्रायर लॉरेंस के सेल में आती हैं। पेरिस जूलियट से काव्यात्मक और स्वामित्वपूर्ण भाषा में बात करता है, लेकिन जूलियट प्रतिक्रिया नहीं देती है और पेरिस को टालने की कोशिश करती है। पेरिस चला जाता है। जूलियट फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगती है। जूलियट कहती है कि अगर फ्रायर लॉरेंस उसकी मदद नहीं कर सकते तो वह आत्महत्या कर लेगी। जूलियट कहती है कि वह शादी से बचने के लिए मौत से भी बदतर कुछ भी करने को तैयार है। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को एक योजना बताते हैं। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को एक औषधि देते हैं और उसे 42 घंटे तक मृत अवस्था में ले जाएगी। जूलियट को बुधवार की रात औषधि पीनी है। गुरुवार की सुबह जब पेरिस उसे शादी के लिए जगाने आएगा तो उसे मृत पाएंगे। उसे कैपुलेट परिवार की कब्र में रखा जाएगा। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को इस योजना के बारे में एक पत्र भेजेंगे और रोमियो जूलियट के जागने के लिए कब्र में आएगा। फिर रोमियो और जूलियट मंटुआ भाग सकते हैं। जूलियट फ्रायर लॉरेंस की योजना से खुश होती है और औषधि लेती है। कैपुलेट के घर में शादी की तैयारियां चल रही है। लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट नौकरों को तेजी से काम करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि शादी अगले दिन होने वाली है और बहुत कुछ करना बाकी है। जूलियट आती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह अब पेरिस से शादी करने के लिए तैयार है। लॉर्ड कैपुलेट बहुत खुश होते हैं कि जूलियट मान गई है।
लॉर्ड कैपुलेट शादी को और भी जल्दी करने का फैसला करते हैं और शादी बुधवार से बदलकर उसी दिन मंगलवार को कर देते हैं। अब शादी उसी दिन होने वाली है जिस दिन जूलियट को औषधि लेनी है। जूलियट नर्स और लेडी कैपुलेट के साथ अपने कमरे में है। लेडी कैपुलेट और नर्स शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। जूलियट उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अकेले रहने और प्रार्थना करने की जरूरत है। लेडी कैपुलेट और नर्स चले जाते हैं। जूलियट अकेली है और औषधि लेने के डर से भरी हुई है। जूलियट को डर है कि औषधि काम नहीं करेगी और उसे पेरिस से शादी करनी पड़ेगी। जूलियट को डर है कि फ्रायर लॉरेंस उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे रोमियो के साथ अपने गुप्त विवाह को छिपाना न पड़े। जूलियट को डर है कि वह कब्र में जाग जाएगी और रोमियो के आने से पहले दम घुटकर मर जाएगी। जूलियट टाइबॉल्ट के भूत को देखती है जो रोमियो को मारने के लिए आ रहा है। जूलियट खुद को मजबूत करती है और रोमियो के लिए टोस्ट करती है और औषधि पी लेती है। जूलियट बिस्तर पर गिर जाती है। कैपुलेट के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। सुबह हो गई है। नौकर व्यस्त हैं और खाना और संगीत तैयार कर रहे हैं। लॉर्ड कैपुलेट सुबह देर रात तक जागे हुए हैं और शादी की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। वह नर्स को जूलियट को जगाने के लिए कहते हैं। नर्स जूलियट को जगाने के लिए आती है। नर्स को जूलियट मृत मिलती है। नर्स विलाप करना शुरू कर देती है। लेडी कैपुलेट और लॉर्ड कैपुलेट आते हैं। उन्हें जूलियट मृत मिलती है। वे भी विलाप करना शुरू कर देते हैं। फ्रायर लॉरेंस और पेरिस और संगीतकार आते हैं। हर कोई जूलियट की मृत्यु से दुखी है। फ्रायर लॉरेंस कैपुलेट परिवार को जूलियट के दुख पर शोक मनाने के लिए फटकारते हैं क्योंकि जूलियट अब स्वर्ग में बेहतर जगह पर है। फ्रायर लॉरेंस अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। शादी की खुशियां मातम में बदल जाती हैं। संगीतकार दुखी धुन बजाते हैं। रोमियो मंटुआ में है और अपनी नौकर बाल्थासार से खबर का इंतजार कर रहा है। बाल्थासार वेरोना से आता है और रोमियो को बताता है कि उसने जूलियट को मरते हुए देखा है और उसे कैपुलेट परिवार की कब्र में दफनाया गया है। बाल्थासार फ्रायर लॉरेंस से पत्र नहीं लाया क्योंकि उसे कोई पत्र नहीं दिया गया था। रोमियो को फ्रायर लॉरेंस की योजना के बारे में पता नहीं चला है। रोमियो फैसला करता है कि वह वेरोना जाएगा और जूलियट के साथ मरेगा। रोमियो एक औषधि विक्रेता से जहर खरीदता है। रोमियो सोचता है कि औषधि विक्रेता को जहर बेचना गैर कानूनी है, लेकिन औषधि विक्रेता गरीब और भूखा है और उसे पैसों की जरूरत है। रोमियो कहता है कि पैसा दुनिया में जहर से भी बदतर जहर है क्योंकि पैसा लोगों को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रायर जॉन फ्रायर लॉरेंस के पास वापस आते हैं। फ्रायर जॉन को रोमियो को पत्र देने के लिए मंटुआ जाना था, लेकिन फ्रायर जॉन को वेरोना के बाहर एक घर में संगरोध में रखा गया था क्योंकि शहर में प्लेग फैल गया था। फ्रायर जॉन रोमियो को पत्र नहीं दे पाए। फ्रायर लॉरेंस को पता चलता है कि रोमियो को उसकी योजना के बारे में पता नहीं चलेगा और जूलियट कब्र में अकेले जाग जाएगी। फ्रायर लॉरेंस खुद कब्र में जाने का फैसला करते हैं ताकि जूलियट के जागने पर वहां मौजूद रहें। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को एक और पत्र भेजने का फैसला करते हैं। पेरिस और उसका नौकर कब्र पर आते हैं और जूलियट की कब्र पर फूल बिखेरते हैं। पेरिस नौकर को छिपने और देखने के लिए कहता है यदि कोई कब्र को अपवित्र करने के लिए आता है। रोमियो और बाल्थासार कब्र पर आते हैं। रोमियो बाल्थासार को कब्र के बाहर रहने और उसे परेशान न करने के लिए कहते हैं। रोमियो बाल्थासार को फ्रायर लॉरेंस को एक पत्र देने के लिए कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि बाल्थासार उसे देखने या रोकने की कोशिश करता है तो रोमियो उसे मार डालेगा। बाल्थासार चला जाता है लेकिन जिज्ञासु होने के कारण छिप जाता है और देखने के लिए रुक जाता है। पेरिस रोमियो को पहचान लेता है और सोचता है कि रोमियो कब्र को अपवित्र करने या मृतकों के साथ कुछ बुरा करने के लिए आया है। पेरिस रोमियो को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। रोमियो पेरिस को जाने के लिए कहता है क्योंकि वह मरने के लिए आया है और पेरिस को मारना नहीं चाहता। पेरिस मना कर देता है। रोमियो पेरिस से लड़ता है और उसे मार डालता है। पेरिस मरते हुए नौकर को लेडी कैपुलेट को बताने के लिए कहते हैं कि वह पेरिस रोमियो के हाथों मारा गया था। रोमियो पेरिस को कब्र में जूलियट के बगल में रखता है। रोमियो कब्र में प्रवेश करता है और जूलियट को मृत देखता है। रोमियो जूलियट की सुंदरता पर अंतिम भाषण देता है। यह नहीं जानता कि जूलियट बस औषधि के प्रभाव में है और वह जल्द ही जाग जाएगी। रोमियो सोचता है कि मौत भी जूलियट की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकती। रोमियो जूलियट को आखिरी बार चूमता है, जहर पीता है और मर जाता है। फ्रायर लॉरेंस कब्र पर आते हैं देर से क्योंकि वह जूलियट के जागने के समय पर नहीं पहुंच सके। बाल्थासार फ्रायर लॉरेंस के पास आते हैं और कहते हैं कि रोमियो कब्र के अंदर गए हुए हैं।
फ्रायर लॉरेंस कब्र में प्रवेश करते हैं और रोमियो और पेरिस को मृत पाते हैं। जूलियट जागती है। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को बताते हैं कि रोमियो और पेरिस दोनों मर चुके हैं और उसे जल्दी कब्र से बाहर आना होगा क्योंकि गार्ड आ रहे हैं। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को कब्र से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन जूलियट रोमियो के साथ कब्र में रहना चाहती है। फ्रायर लॉरेंस डर जाते हैं और अकेले भाग जाते हैं। जूलियट उठती है और रोमियो को मृत देखती है। जूलियट को पता चलता है कि रोमियो ने जहर पी लिया है। जूलियट रोमियो के होठों पर होठ रखकर जहर ढूंढती है, यह सोचकर कि शायद वहाँ थोड़ा सा जहर बचा हो जिससे वह भी मर सके। जूलियट रोमियो को चूमती है, लेकिन कोई जहर नहीं बचा है। जूलियट एक खंजर देखती है और रोमियो का खंजर जूलियट प्रार्थना करती है और खुद को खंजर से मार लेती है और रोमियो के ऊपर गिर जाती है और मर जाती है। आगे के दृश्य में प्रिंस गार्ड, कैपुलेट परिवार, मोंटेगू परिवार और अन्य नागरिक कब्र पर आते हैं। बाल्थासार आता है और राजकुमार को सारी कहानियां बताता है जो वह जानता है। फ्रायर लॉरेंस आते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। रोमियो और जूलियट के गुप्त विवाह, टाइबॉल्ट की मृत्यु, रोमियो के निर्वासन और फ्रायर लॉरेंस की योजना के बारे में। राजकुमार बाल्थासार और फ्रायर लॉरेंस की कहानियों की पुष्टि करने के लिए फ्रायर जॉन का पत्र मंटुआ से मांगते हैं। राजकुमार कहते हैं कि मोंटेगू और कैपुलेट परिवार के द्वेष ने रोमियो और जूलियट की मृत्यु का कारण बना है। राजकुमार कहते हैं क्योंकि रोमियो और जूलियट से अधिक दुखद कोई कहानी नहीं है। राजकुमार मोंटेगू और कैपुलेट परिवारों को उनके द्वेष के लिए दोषी ठहराते हैं। लॉर्ड मोंटेगू कहते हैं कि वे जूलियट की याद में सोने की मूर्ति बनवाएंगे। लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि वे रोमियो की याद में भी मूर्ति बनवाएंगे और वे एक साथ कब्र में शांति से सोएंगे। दोनों परिवारों के बीच द्वेष आखिरकार रोमियो और जूलियट की दुखद मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। रोमियो एंड जूलियट प्रेम, घृणा और भाग्य की एक मार्मिक कहानी है। यह नाटक युवा प्रेम की तीव्रता और जुनून, पारिवारिक द्वेष के विनाशकारी परिणाम और भाग्य की क्रूरता को दर्शाता है। रोमियो और जूलियट की दुखद कहानी प्रेम और बलिदान के शाश्वत विषयों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है और दर्शकों को प्रेम और शांति के महत्व का एहसास कराती है। विलियम शेक्सपियर ने इस नाटक के माध्यम से मानव स्वभाव की जटिलताओं और समाज में प्रेम और शांति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। तो ये जो रोमियो जूलियट क्लॉज की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो इसी कहानी से रिलेटेड है। इसी कहानी से निचोड़ निकाल कर लिया गया है कि दो प्रेमियों के बीच में परिवारों की जो प्रतिशोध की भावना होती है वो किस कदर से पॉस्को एक्ट का दुरुपयोग कर रही है और बच्चों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें 80% मामले झूठे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे प्राप्त हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप अगर हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, फेसबुक पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर चले जाइए, यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पर चले जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फेसबुक वाले यूट्यूब में सर्च कर लें एमपीएस हिंदी मोहन पाठक सर न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल, तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।